मद गौरी। स्टार्ट। हम बात करेंगे एक टॉपिक पर जो कि बहुत पोटेंट था अभी कुछ दिन पहले तक, लेकिन अभी शांति चल रही थी। दोबारा ईरान के एक मिनिस्टर ने बाहर निकल के बोला कि हम तैयार हैं एक न्यूक्लियर वॉर के लिए। अगर हमसे पीस की बात की जाएगी तो पीस करेंगे, नहीं तो हम तैयार हैं एक न्यूक्लियर वॉर के लिए। ये बात ट्रंप की विक्ट्री के बाद बोली गई। क्या ईरान न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार है और क्या हो सकती है न्यूक्लियर वॉर? लैंग्वेज बहुत डेंजरस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे धमकी दी कि हम वॉर, न्यूक्लियर वॉर कर सकते हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, ये ईरान की तरफ से धमकियां क्यों आ रही हैं कि न्यूक्लियर वॉर के लिए हम तैयार हैं? क्या ट्रंप से डरा है? क्या ट्रंप के ऐसे मंसूबे हैं कि उड़ा दिया जाएगा? न्यूक्लियर आर्मागेडॉन क्या होता है? मतलब क्या ईरान अफोर्ड कर सकता है न्यूक्लियर वॉर? ये मैक्सिमाइज, ये ट्रिक है टू ऑप्टिमाइज नेगोशिएशन। उसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है वो कह रहे कि जी हम तो मरने को भी तैयार है और नेगोशिएशन पे वो ये कह रहे जी हम नेगोशिएशन को तैयार है। यही बात तो रशिया भी कह रहा है। यही बात तो रशिया भी कल उनके जनरल साहब ने आके नहीं कहा कि भाई ठीक है अगर ट्रंप आना चाहते हैं इस मैटर के रिजोल्यूशन में तो आए, पर देखें क्या करते हैं वो। मैं आपका न्यूक्लियर वेपन हो तो आप कुछ एक्शन लोगे ना। अभी तो जो सो फॉर जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से तो आपके पास न्यूक्लियर वेपन है भी नहीं। आप अगर न्यूक्लियर वेपन ले भी आओगे तो आपके पास क्या लॉन्च कैपेसिटी है उसकी। और एक बार आपने अगर न्यूक्लियर वेपन ट्रिगर कर दिया तो फिर तो इजराइल के पास तो मतलब रास्ता ही खुल जाएगा। ईरान तो मैंने दिस विल बी अ वॉर अगेंस्ट नॉट इजराइल, दिस विल बी वॉर अगेंस्ट यूएसए, दिस विल बी अ वॉर अगेंस्ट वेस्ट। ये धमकी है, गीदड़ बबकी है कि हाँ भाई नेगोशिएट करो, हम करने को तैयार है। दिस इज बेसिकली व्हाट द मैसेज इज। कैन यू अफोर्ड? दादा आप बताओ कि ईरान की पॉपुलेशन अगर मैं गलत नहीं हूं तो कितनी होगी? 2-2.5 करोड़ होगी, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। आप देख लीजिए जरा तो ईरान की पॉपुलेशन। राइट। 2024 में 9 करोड़ के आसपास है, 9 करोड़ है। और मेरे ख्याल से इजराइल के 1 करोड़ होंगे। तो आपने 50 लाख मारा, उसके बाद वो मार देंगे आपको। आपको पता फिर यूएस पूरी शक्ति से अटैक करेगा, फिर उसके बाद वेस्ट पूरी शक्ति से अटैक करेगा। इजराइल अगर खत्म भी हो गया तो उस इजराइल में न्यूक्लियर वेपन का जो अटैक होगा उसका तो जो न्यूक्लियर रेडिएशन होगा उससे तो अरब कंट्रीज भी उसके उसमें आएंगी। पैलेस्टाइन जाएगा, उसके कौन सा ये क्या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन मारेंगे? कौन सा न्यूक्लियर वेपन मारेंगे आप? गाजा में उसकी असर नहीं होगा। आप किसको मारोगे न्यूक्लियर वेपन? इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली वो न्यूक्लियर वेपन आप इजराइल को मारोगे। इजराइल के पैचेस में पैलेस्टाइन है तो पैलेस्टाइनियन भी उसके जद में आएंगे, गजा भी उसकी जद में आएगा, सभी कुछ उसके जो है क्षेत्र में आ जाएंगे। भाई ये बड़ा बचकाना से बात है करना कि हम न्यूक्लियर वेपन मार देंगे। आपने इतना ईरान ने तो इजराइल ने ठोक दिया, आप एक तो बदला लेने के लिए मार नहीं पाए। लड़ाई आप जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू लड़ते हो। ये बहुत आसान है, ये इस्लामिक तरीका हो चुका है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान और ईरान के द्वारा कि अपनी सेनाओं को नहीं लड़ाएंगे जी हम, जो है वो ये क्या नाम है नॉन स्टेट एक्टर्स करेंगे। ये एक बड़ी कॉमन सी मॉडस ऑपरेंडी हो गई है इनकी। वो हिजबुल्लाह तैयार कर रहे हैं, हमास तैयार कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले जो है उसी तर्ज पे लश्कर तैयबा, लश्कर जहांगीर, जैश ए मोहम्मद और पता नहीं क्या क्या तैयार कर रहे हैं। राइट। तो मेरे पास इसका या प्लीज कंटिन्यू डॉक्टर साहब। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आई थिंक दिस इज अ स्टेटमेंट व्हिच बेसिकली शुड बी रेड दैट वी आर रेडी टू नेगोशिएट, गिव अस अ बेटर डील, वी डोंट वांट टू एस्केलेट, और हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं। कतर ने भी मैसेज दे दिया, कतर ने भी साथ छोड़ दिया। अब बात ये नीचे लिखा आ रहा है, वो हटा दीजिए आप जो हाईलाइट किए कमेंट। برای هر سناریویی برای هر شرایطی آمادگی داریم و اگر به نقطه تقابل برسیم برای اون تقابل آمادگی داریم، اگر به نقطه همکاری برسیم برای اون همکاری آمادگی तो कह रहे हैं हम कोऑपरेशन के लिए तैयार है, कन्फ्रंटेशन के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास। यू हैड 3 अपॉर्चुनिटी ऑफ कन्फ्रंटेशन विद इजराइल, आप कुछ नहीं कर पाए। इजराइल ने याह्या सिनवर को मारा, क्या कन्फ्रंट किया आपने? इजराइल ने उसको ठोक दिया, हिजबुल्लाह का लीडर था, क्या नाम है मैं भूल रहा हूं उसका, उसको मार दिया, क्या कर दिया आपने?
हानिया को मार दिया, आपके राष्ट्रपति के स्वेरिंग इन सेरेमनी में घुस के क्या कर लिया आपने? भैया आपके पास 3-3 मौके थे, अब उससे बड़ा क्या आपको चाहिए प्रोवोकेशन? भाई आपके घर में घुस के आपके मेन गेस्ट को मार के चले गए, आप क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। पूरी हमास का फेस था याह्या सिनवर, उसको घुस के मार दिया, क्या कर पाए आप? कुछ नहीं कर पाए। द ओनली मैसेज इज वी आर रेडी। न्यूक्लियर वेपन कहना बहुत इजी है। पहली बात कि अगर आपने इजराइल पे न्यूक्लियर वेपन मारा तो उसने उतने ही पैलेस्टीनियन मरेंगे जितने इजरायली मरेंगे, तो क्या फायदा होगा आपका? बेसिकली यू विल बी किलिंग पैलेस्टीनियंस, क्योंकि कोई टैक्टिकल वॉर तो ऐसा है नहीं जैसे कि जो पाकिस्तान कहता है कि हमने न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन बनाए हुए हैं जो हम अपनी टेरिटरी पे मार लेंगे 40-50 किलोमीटर के लिए। ये तो करेंगे नहीं, बिकॉज अगर मेरा कंसेप्ट गलत नहीं है तो इजराइल जो ईरान इजराइल के बीच में कितना डिस्टेंस है, मैं भी आपको बता देता हूँ। आपको पता है डिस्टेंस? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं बता देता हूँ आपको। 2319 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है ये तो 100-150 किलोमीटर के लिए होता है। आपको लॉन्ग रेंज की मिसाइल मारनी पड़ेंगी 1000-1500 किलोमीटर से ऊपर वाली, वो वहां पहुंचेगी तो वो खाली जो है इजराइल को लेगी, अपने यहूदियों को मारेगी गिन गिन के। जितने यहूदी मरेंगे उतने ही पैलेस्टीनियन मरेंगे। और उसके बाद जब उसका रिएक्शन आएगा तो वो सिर्फ ईरान में नहीं आएगा, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक जाएगा और अफगानिस्तान के बलूच और जो बाकी का सियास्तान का जो इलाका है वहां जाएगा। ये दिस इज एज आई वुड रीड इट, हु अंडरस्टैंड्स आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। मैं इसको ये पढ़ूंगा, वो कह रहे ठीक है आइए हम तैयार हैं बात करने के लिए। अच्छा, अब बात करने के लिए तैयार है, लेकिन न्यूक्लियर पे देखिए एक चीज होती है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम वॉर नहीं चाहते। एक चीज ये होती है कि हम बात करने के लिए तैयार है लेकिन हमसे बात लड़ाई हुई तो हम लड़ाई भी करेंगे। ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो उस लैंग्वेज को समझ ही नहीं रहे, वो इस्लामिक लैंग्वेज में बात करते हैं। भाई यहूदियों के सामने वो ऐसा बोलेंगे नहीं। ये हमारी आपकी देखिए ये एक डॉक्ट्रिन है ना, डॉक्ट्रिन से ऐसी मानसिकता बनती है। हम लोगों की डॉक्ट्रिन क्या है कि भगवान श्री कृष्ण जब लड़ने गए उनसे दुर्योधन से, तो पहले वो प्रस्ताव लेके गए कि भाई नहीं लड़ाई लड़ेंगे। इस्लाम ने ये नहीं कहा, इस्लाम ने तो आगे बढ़ के कहा कि हमसे लड़ाई करो, हम तुम्हारे इलाके को जीतना चाहते हैं। भाई चिट्ठियां भेजी गई हैं कि लड़ लो, कन्वर्ट हो जाओ या जजिया दो। ये क्या भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी चिट्ठियां भेजी जीतने के बाद महाभारत का युद्ध की भाई आसपास के इलाके के लोगों को कि हम आ गए, अभी इलाका हमें दे दो? भगवान राम ने अयोध्या जीतने श्रीलंका जीतने के बाद ये चिट्ठियां भिजवाई क्या इलाके में कि भाई हम आ गए, अपना सब जीने का तरीका छोड़ के चेंज हो जाओ क्योंकि हमने ये युद्ध जीता है। सो कन्फ्रंटेशन जो वॉर का टैक्टिक्स है, इंडियंस हारे क्यों? मैं कल रामायण देख रहा था तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये वाला शस्त्र जो है हम अपने शत्रु पे नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये रूल ऑफ वॉर के अगेंस्ट में होगा। सामने वाला जब आपसे वॉर करने आया वो कोई रूल ही लेके नहीं आया, वो वॉर के लिए आया था। आप रूल्स ढूंढते रह गए, आप इतनी सिविलाइज हो गए थे। जब ये वॉर करने का तरीका शिवाजी महाराज ने सीखा, जब उन्होंने भी जो है गुरिल्ला वॉरफेयर को अडॉप्ट किया, तब जाके उनको सक्सेस मिलना शुरू हुआ। When the enemies were paid in their own coin, before that तो इंडियंस उनको वो आइडिया नहीं था। भाई आप देख लेना, मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया था कि जाओ चले जाओ। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान दोबारा जब मोहम्मद गौरी दोबारा आया और पृथ्वीराज चौहान को मारा, तो पृथ्वीराज चौहान का जो उसने कब्र बनाया उस पे जो भी अफगान जाता है पहले थूकता है। आई होप आपने वो जगह देखी होगी, उसके बाद लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान की वो है, इस पे थूक करके जाओ, वो थूक करके जाते हैं। तो ये जिस तरीके की हम देख रहे हैं लड़ाई झगड़ा, क्या इजरायलीज का भी यही माइंडसेट है? इजरायलीज नहीं लड़ना चाहते हैं, इजरायलीज तो यूरोपियंस हो गए हैं, वो सिविलाइज हो चुके हैं, दे वांट पीस। अगर वो लड़ना चाहते तो बहुत बार लड़ चुके होते। वो डिफेंस का वॉर लड़ रहे हैं। This is the difference between offensive war and the defensive offense. So Iran is saying offensive पे आओ, हम इजराइल को डेथ टू इजराइल तो नहीं चिल्ला रहा डेथ टू ईरान, डेथ टू अरब, डेथ टू सऊदी अरेबिया, वो तो नहीं चिल्ला रहा है, वो तो ये चिल्ला रहे डेथ टू इजराइल। तो इसलिए ये अप्रोच बहुत अंतर है। जैसे आपको देखिए, हम लोग को क्या सिखाया गया, भगवान श्री कृष्ण जब लड़ने गए दुर्योधन से युद्ध, तो क्या बोले वो? युद्ध को टालने के लिए भगवान कह रहे हैं, भगवान दो न्याय यदि तो आधा दो।
आपने सुना होगा ना, ये सुनिए वो क्या बोल रहे हैं कि दो न्याय यदि तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे। एंड दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, परिजन पर अस न उठाएंगे। मतलब कि हमें मेरा, अगर तुम जस्टिस की बात करोगे तो आधा राज्य दे दो। अच्छा, जस्टिस नहीं देना चाहते तो अब हम उसकी बात करते हैं कि चूंकि हम युद्ध नहीं लड़ना चाहते, हम हत्या नहीं करना चाहते, हम विध्वंस नहीं करना चाहते, तो चलो हमें 5 गांव दे दो। क्यों दे दो 5 गांव? क्योंकि हम 5 गांव इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम परिजन पे, अपने लोगों पे अस्त्र नहीं उठाना चाहते। इस्लाम में ये नहीं है। इस्लाम में तो रिलीजन के लिए आप अपने पिता, आपको अपने अगर बेटे का भी खून करना पड़े तो करें, रिलीजन सर्वोपरि है। पर यहाँ वो धर्म के लिए भी कह रहे हैं कि हम अपनों से नहीं लड़ेंगे। फंडामेंटली डॉक्ट्रिनल अप्रोच है। देखिए, दुनिया में भारत ही ऐसा है कि वो जिस किताब में उनको लिखा गया वो नजस है। बुत परस्ती को जो किताबें गालियां देती हैं वो उसको कहते हैं पवित्र किताब। राइट। अच्छा, एक चीज और, ये पूरा का पूरा गल्फ क्या ईरान के साथ खड़ा है इस्लाम के नाम पर, या इनमें भी आपस में कॉन्फ्रंटेशंस हैं? ईरान आइसोलेटेड हो चुका है, कोई नहीं खड़ा है, कोई नहीं खड़ा है। हिजबुल्लाह को ठोक दिया, हमास को ठोक दिया। कौन सा अरब कंट्री आया? इजिप्ट लड़ने आ गया, सीरिया लड़ने आ गया, जॉर्डन लड़ने आ गया, सऊदी अरेबिया लड़ने आ गया, तुर्की लड़ने आ गया। कौन लड़ने आया? चाइना लड़ने आ गया, रशिया लड़ने आ गया। कौन लड़ने आया? कोई नहीं आया। इस्लामिक प्रॉब्लम हर जगह पे है, रशिया में भी है। सऊदी अरेबियंस इसलिए खुश हो रहे थे कि सुन्नी मर रहे हैं। चाइनीज इसलिए चुपचाप से बैठे हुए हैं कि भैया उनको तो कह रहे देख लो हमारे यहाँ पे जो ये करते हो तुम लोग एक्सट्रीमिज्म की बातें, देख लो कॉन्सिक्वेंसेस। बॉटम लाइन ये है दादा कि जो आज देखिए, मोहम्मद बिन सलमान पागल तो नहीं है ना? जेनिफर लोपेज को वो डांस करवा रहे हैं बिकनी में, और वो जो जिसपे उसका वो बन रहा है, आपने अगर वो वीडियो दिखा सकते हैं तो वो काबा की शेप का वो है जिसपे उसका वो आ रहा है। राइट। और वीडियो जो दिखा रही है वो वहां पे, आप अगर वो वीडियो डांस दिखाइए, वो बिकनी पहन के डांस कर रही है, शाम को डांस कर रही है, और जिस आकृति पे उसका लेजर लाइट के थ्रू रिफ्लेक्शन बन रहा है ताकि जो लोग देख सके, वो काबा की शेप का है। राइट, वो काबे की शेप का है, लेकिन वो बहुत, उनको भी बहुत ट्रोल किया जा रहा है इसके लिए। उनको भी बहुत ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोल तो हम भी, आप भी होते हैं कि हम गद्दार हैं, हम गंजे हैं, हम ये हैं। जिनको कुछ नहीं आता वो ट्रोल करेंगे, ठीक है ना? लेकिन हमें और आपको तो काम करना पड़ेगा, तो उनको भी काम तो करना ही पड़ेगा। धन्यवाद नेगी जी। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज और, क्या मतलब जैसे इस हिसाब से तो ये दिख रहा है कि इस्लामिक वर्ल्ड टूटता दिख रहा है। कहीं ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड आपस में एक दूसरे से भिड़ गया है। इस्लामिक वर्ल्ड नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वेयर इज इस्लामिक वर्ल्ड? वेयर इज इस्लामिक वर्ल्ड? ऐसे तो इंडिया भी इस्लामिक वर्ल्ड का पार्ट है। इस्लामिक वर्ल्ड होता तो एक यूनिसन में आवाज आती। इजराइल के अगेंस्ट में एक कंसल्टेड एफर्ट के थ्रू वॉर लड़ा जाता। नहीं लड़ा, किसी ने नहीं लड़ा। इस्लामिक वर्ल्ड एक ख्वाब ख्याली है, एक सपना है, एक रोमांस है। रियलिटी कुछ नहीं है। ये तब तक था, जैसे कहते हैं ना कि जब तक आप डरा सकते थे, जब डर ही खत्म हो गया तो सच्चाई सामने आ गई। So I don't think there is nothing called Islamic world. The Islamic world has simply कौन सा इस्लामिक वर्ल्ड है? पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है, कौन सा इस्लामिक वर्ल्ड उनकी मदद कर रहा है? ईरान को युद्ध के लिए जरूरत है, कौन सा इस्लामिक वर्ल्ड उनकी मदद कर रहा है? तो इस्लामिक वर्ल्ड क्या होता है भाई? अगर आप इस्लामिक वर्ल्ड कर रहे हैं तो उसको किस आधार पे आप इस्लामिक वर्ल्ड कैटेगोराइज कर रहे हैं? कि भाई कोई उनका कॉज हो, कंसल्टेड का हो, जैसे नेटो है। नेटो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये एक वेस्टर्न वर्ल्ड है। उनका ये डॉक्ट्रिन है कि किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज पे अगर अटैक हुआ तो वो अटैक पूरे के पूरे नेटो पे माना जाएगा। क्या ये इस्लामिक वर्ल्ड का ये आर्गुमेंट है कि अटैक ऑन एनी ऑफ द कंट्रीज मेंबर? हाँ, ये देखिए पीछे दो वो शेख अपने उसमें यूनिफॉर्म में, ड्रेस में बैठे हैं,
ये जो हुआ है, और ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, जहां बुर्के के नाम पे इंडिया में इतना हंगामा हो जाता है कि बुर्का इज अ चॉइस, बुर्का इज अ चॉइस, बुर्का होना चाहिए, ये वो। ये सऊदी अरेबिया में जहां इस्लाम पैदा हुआ, जहां देखिए आज भी हज इस्लाम कोई, चलता है। देखिए पहले तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग जितनी समझेंगे तो उतना अच्छा है। इस्लाम कोई स्टैंड अलोन रिलीजन नहीं है, वो खुद भी कहते हैं स्टैंड अलोन नहीं है। इस्लाम सक्सेशन है। इस्लाम जो है वो कंटिन्यूटी का नाम है जुडाइज्म का। वो कहते हैं जो जूस का था वो सब मेरा है। इसीलिए एक मुसलमान आपको कहता हुआ मिल जाएगा जो उलेमा है उनका कि भाई इस्लाम शुरू से था, क्योंकि वो मोजेस, अब्राहम, जीसस सबको इस्लाम का ही पार्ट मानते हैं। उनका क्लेम लास्ट होने के नाते वो कहते हैं हम दीन कंप्लीट कर दिया। तो जो जिस दीन को वो कंप्लीट किए उनके दीन वाले बदल गए। जो 80 से 90% ऑफ इस्लाम के एडिफिस जो है वो जुडाइज्म के प्रिंसिपल्स पे खड़ी हुई है, और वो जो जूस ही बदल गए। जूस आज आपको गाय की पूजा कर रहे हैं, जूस आज की डेट में आपको सेकुलरिज्म की बातें करते हैं। जूस आज कहता है कि भारत हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, तो ये तो कजन है ना। इनको तो यहूदी इस्माइली कहता है, यहूदी अरबों को इस्माइली कहता है, क्योंकि ये जो अब्राहम के जो स्लेव के जो पुत्र थे इस्माइल, उनसे निकले हुए वंशज हैं ये अरबी। आप समझ गए। तो वो कैसे देखते हैं? आप ब्लैक कैसे हो गए डॉक्टर साहब? आपका स्क्रीन ब्लैक हो गया, कोई रीजन है, कुछ प्रॉब्लम है? आई डोंट नो। अच्छा, लाइट ही चली गई। ओह अच्छा, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, गोवा में भी लाइट ऐसे कैसे जा रही है? तो एनीवेज, ये मैं ये बोल रहा था कि फाइनली क्योंकि लाइट भी जा चुकी है तो हम फाइनली, अच्छा नहीं, इस कोई बात पूरे नहीं, वी कैन कंटिन्यू। अच्छा, तो ये इस्लामिक वर्ल्ड में कौन अपने आप को ऊंचा मानता है, कौन अपने आप को लोअर मानता है? इस्लामिक वर्ल्ड में पहली बात तो 57 ऐसे देश जिनकी जनसंख्या मुसलमानों में की ज्यादा है, वो अपने आप को इस्लामिक कहते हैं। इस्लामिक, लेकिन ये जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है उसमें बहुत से लोग अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनली इस्लामिक नहीं कहते। जैसे कजाकिस्तान 90% या 85% मुस्लिम पॉपुलेशन है। कजाकिस्तान नहीं कहता कि हम जो है वो हैं, क्या नाम है, इस्लामिक है। वो कहते हैं हम कजाक हैं और सेक्युलर है। टर्की सेक्युलर कहता है, तुर्कमेनिस्तान सेक्युलर कहता है। ये सारी कंट्रीज अपने आप को सेक्युलर कहती है। अपने आप को इस्लामिक कहने का शौक सिर्फ और सिर्फ अरबिक कंट्री को है, और राइटली सो। वो भी पहले अरबिक कहते हैं, फिर अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, इस्लामिक कहते हैं। या ये अफगानिस्तान और इनको है। ये देखिए, ये काबा की शेप का है जिसपे ये पीछे आप देखें, उस चीज को नोटिस करें आप। बिल्कुल बिल्कुल, यही जो आपने मांगा था तो मैं ढूंढ रहा था, बहुत टाइम लगा ढूंढने में, लेकिन हाँ, ये जो है काबे की शेप का बना हुआ है, तो लोग बोल रहे हैं ना काबे की शेप, स्क्वायर शेप तो किसी भी चीज की हो सकती है ना। तो हो सकती है, बट सऊदी अरेबिया में काबे का शेप का है, तो अब आपको कोई उसमें डाउट है क्या? राइट, कोई डाउट नहीं, सही बात है। ये अगर तो मान ये लीजिए कहीं चीज है। इंडिया में होता तो हो सकता था कि भाई ये एक सिंपल इट्स अ कोइंसिडेंट, आई वुड हैव एक्सेप्टेड इट। अरे भाई, मोहम्मद बिन सलमान साहब इज सेंडिंग अ वेरी स्ट्रांग मैसेज। वो आपको देखिए ना, इस्लाम ठंडा पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है आपको। भारत में पहले ये तान उठा के गालियां देते थे, आज एक हिंदू को गाली देने के बाद तुरंत अपोलॉजी लेटर आ जाते हैं इनके। ये जब से कम्युनिस्टों की गला जब से दबाया है ना, तब इनको समझ में आया चीख पुकार, जब दुनिया अपने वजूद के लिए खड़ी होनी शुरू हो गई। अमेरिका में ट्रंप जीत गए। आज ट्रंप ने दुनिया का सबसे ज्यादा, अभी तक रिपब्लिकन का सबसे ज्यादा वोट लिया है। 7 करोड़ वोट मिले उनको, 7.5 करोड़ के आसपास। तो वो पॉपुलर मैंडेट भी जीते, और उन्होंने जो है वो भी जीत लिया, सारे के सारे जो स्टेट्स हैं। दुनिया चेंज हो रही है भाई। अब मैं सुन रहा था, ये एक वो हैं इंडियन टीवी चैनल पे आते हैं, विवेक श्रीवास्तव जी। तो वो कह रहे थे कि जब वो जीता, क्या नाम है, ट्रंप, अब तो इस्लामोफोबिया आएगा। ये लोग इस्लाम से प्यार करते थे, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ये कम्युनिस्ट इस्लाम से प्यार करते थे, मगर ये हिंदुइज्म से नफरत करते थे। कभी इनके मुंह से छूटा हिंदू फोबिया की बातें सुनिए कभी इनके मुंह से, इन मार्क्सिस्टों के मुंह से, इन लेफ्ट लिबरल के मुंह से। और आज ट्रंप जीत गया तो इस्लामोफोबिया आ रहा है। हिंदुओं को बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ, हिंदुओं की मौत के घाट, और उनका वो किया गया, तुमने बोला कि हिंदू फोबिया है बांग्लादेश में। अगर तुम घर के बाहर जाकर के अमेरिका के इलेक्शन पे कमेंट दे रहे हो कि इस्लामोफोबिया आ रहा है, तो बांग्लादेश के कमेंट पे तुमने हिंदू फोबिया की बातचीत की। नफरत करते हैं ये कम्युनिस्ट हमसे और आपसे।
और मैं आपको बताऊं, मैं बहुत अच्छा कहीं सुन रहा था और मैं सहमत हूं इस बात से, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। शायद मैंने यति साहब को सुना, यति नरसिंहानंद जी को। यति नरसिंहानंद बता रहे थे कि उनको एक बार देवबंद से किसी मौलाना साहब का फोन आया। मौलाना साहब ने कहा कि आप जो कह रहे हैं वो हर मुसलमान को पता होता है, लेकिन हमको बरगलाने वाले आपके ये मार्क्सिस्ट और ये कम्युनिस्ट लीडर होते हैं, जिन्होंने इसको जो है वो अच्छा साबित कर दिया और हिंदुइज्म को बुरा साबित किया। तो हमारी पॉपुलेशन, क्योंकि वो देखिए वो हर बार एक फॉल्स पैरेलल इक्विवेलेंस वो ड्रा कर देते हैं। अगर आज हम, ये हमारे लोग हैं, ये जो भारत का मुसलमान है, ये हमारा खून है, इसको समझाना पड़ेगा और ये लोग समझेंगे। और ये इनके जो बहुतायत से लोग हैं वो समझने को तैयार है। मैं कहता हूं बीजेपी को 6% वोट मिला इस बार, 6% तो मिला, 6 का अगली बार 12 भी हो जाए, 30 भी, 15 भी हो जाए, तभी बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। राइट। अच्छा, एक मैं अगर वो मिडिल ईस्ट की बात करूं, ईरान की बात करूं, तो ईरान को किस नजर से देखा जाता है? बीइंग अ शिया कंट्री, बाकी सारे सुन्नी कंट्रीज आसपास, क्योंकि आप उस एरिया में रह चुके हैं, आप उस एरिया को अच्छी तरह से समझते हैं। ईरान को किस नजर से देखा जाता है उस एरिया में? देखिए, ईरान को तो बहुत बुरी नजर से देखा जाता है, पर्सिया को बहुत अच्छी नजर से देखा जाता है। ठीक है ना? आप पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया का जाकर, दोनों पर्सिया जो है, हाँ, ईरान एक इस्लामिक कंट्री है। आप बोलिए, दोनों में फर्क क्या है, ईरान और पर्शियन? ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, पर्शियन एक नॉन इस्लामिक कंट्री है, सिविलाइजेशन था। जब पर्शिया जीत लिया गया इस्लाम के द्वारा तो वो ईरान बन गया। ओके ओके ओके। सो पॉइंट ये है कि ये जो भारतवर्ष के अंदर आप ईरान को, पर्शिया को छोटा मोटा सिविलाइजेशन मत समझिए, पूरा सेंट्रल एशिया इनके सिविलाइजेशन से प्रभावित था भाई। कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे लोग नवरोज मनाते हैं। अर्मेनिया, तो दे आर नॉट, जैसे अर्मेनिया जो है, अब अर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में, अजरबैजान मुस्लिम कंट्री है, अर्मेनिया क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन अर्मेनियन ईरानियन के साथ खड़ा, ईरान अर्मेनियन के साथ खड़ा होता है। जो ये काराबाख वाली लड़ाई हुई थी, क्या नाम था, काराबाख ही था ना, नगोर्नो काराबाख की जो लड़ाई हुई थी, उसमें ईरान ने किसका साथ दिया था? पढ़ लीजिए आप। ईरान स्टूड बाय विद अर्मेनिया। अर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है और अजरबैजान जिससे उसकी लड़ाई हुई वो एक मुस्लिम कंट्री है। अच्छा, ये रीड लिसन दस्त अली बुक, अली दस्ती बुक, ये बोल रहे हैं कि चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, छोटी अम्मी वाज यूजिंग वीपीएन हराम। वीपीएन को हराम बोलने की आजकल वो आया भी है कि वीपीएन हराम है। वीपीएन को नहीं हराम, उन्होंने कहा कि वीपीएन के थ्रू चूंकि कुछ पॉर्न साइट बैंड है तो पॉर्न साइट पाकिस्तानी देखने की कोशिश कर रहे थे तो हराम है। अरे भाई, आप ओल्ड एंड जिसे कहते हैं आर्कियाइक, ओल्ड एंड आर्कियाइक लॉ लगा के आप जो है दुनिया के आंसर्स दे रहे हो यार, नहीं चलेगा। और आपके लॉज जो हैं वो तो मॉडर्न भी नहीं थे, जैसे वेद के लॉ मॉडर्न है। अब आप समझ लीजिए, मैंने आज एक वीडियो देखा, इसको आपके दर्शक जो है बहुत गहनता से समझे, अपनी सिविलाइजेशन पे प्राउड करने सीखिए और देखिए हमारे बाप दादाओं ने कैसे सीखा। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक मुस्लिम स्कॉलर बोला था कि हम तो यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हमें तो, अमेरिका में था वो, क्योंकि हमें यहाँ से इनके राज को, इनके जो सिस्टम को उखाड़ के फेंकना है, इस्लाम को दावा दे करके इनको एक्सेप्ट कराना है, इनको खत्म करना है। इसमें आप कभी कंफ्यूज मत रहिए, हमारा काम है इनको चेंज करना और यहाँ पे इस्लाम की बालादस्ती को कायम करना। हमारे आपके परदादा ने क्या सिखाया? वसुधैव कुटुंबकम, अहम निजः परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका कॉन्सिक्वेंस होता है कि वही भारत का लोग जिसने वसुधैव कुटुंबकम छोड़ करके और इस्लाम को एक्सेप्ट किया, वो आज दूसरे के घर में जाते हैं। अभी एक इटली के मौलाना को, इटली ने, पाकिस्तान के मौलाना को इटली ने जो है बाहर फेंका क्योंकि वो वहां पे नफरत फैला रहा था। जिन इंडियंस ने वसुधैव कुटुंबकम को छोड़ दिया, वो दूसरों के घर को जा करके जीतने की कोशिश करते हैं और इसलिए लोग उनसे नफरत करते हैं और भारतीयों को वो गले लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एंशिएंट फिलॉसफी जो है, जो एंशिएंट नहीं है, वो इटर्नल है, वो मॉडर्न है, वो आज भी एप्लीकेबल है। दुनिया आज ग्लोबलाइजेशन की बात करती है, हमने तो कब कई साल पहले कह दिया था। सोचिए जरा इस फिलॉसफी की डेप्थ को, क्या मानसिकता बनाती है ये फिलॉसफी।
कि आप किसी के घर में जाते हो तो आप ये नहीं कहते कि यहाँ से इसके जीवन शैली को उखाड़ के फेंक करके और हमारी जीवन शैली को स्थापित करना ये हमारा लक्ष्य है। हम जाते हैं तो बाहर क्या सिखाते हैं, अरे यार ये भी तो मेरा ही घर है। मैं जेरूसलम में गया था तो मैंने मंदिर में भी मत्था टेका, मैंने मस्जिद में भी मत्था टेका। ये है वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन वही अमेरिका, कनाडा में, पाकिस्तान के ये जो मौलवी मौलाना जा रहे हैं, ये जाके सिखाते हैं कि इनसे नफरत करो, ये घटिया, ये गलत है। दो फिलॉसफीज के कॉन्सिक्वेंसेस देखिए। एक ही मिट्टी के लोग जिन्होंने दो अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस, दो अलग अलग फिलॉसफीज का आत्मसात किया, उनके बिहेवियरल पैटर्न को आप देख लीजिए दादा। अच्छा, एक चीज और, क्या फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूंगा, क्या ये तुर्कमेनिस्तान और अफगान, ये पूरा जो एरिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इसमें भी यही, इधर भी यही थिंकिंग है जैसे थिंकिंग आप बता रहे हैं? कैसी थिंकिंग? मतलब दो अलग अलग लोग हैं लेकिन दुश्मनी बहुत तगड़ी है, दो एक ही क्लैन से आए लोग हैं लेकिन दुश्मनी बहुत तगड़ी है। क्या वो भी नॉन मुस्लिम्स को दुश्मन समझते हैं? नहीं, मैं तो था वहां पे यार, कजाकिस्तान में मैं 1 साल रहा हूँ। अरे बड़ी मॉडर्न सोसाइटी है, अलमाटी जाके देखिए, वहां भी है कट्टर मुस्लिम, ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखिए, ऐसे समझ लीजिए, कजाकिस्तान की लड़कियां मुझसे शादी करने को तैयार थी। सच बात है ये, सच बात है ये। अब मॉस्को पे अटैक होता है 1-1.5 साल पहले, आपको याद है, जो कि ओपरा चल रहा था, ओपरा में उन्होंने जाके गोलियां मार दी, 170 लोगों को मार दिया। याद है ना मॉस्को में जो हुआ था? वो लोग कहां से थे आपको पता है? कहां से थे? किर्गिस्तान से थे। अच्छा, ओके। अब किर्गिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या किया इसके बाद? देखिए, पैरेलल ड्रॉ कीजिए, दो सेम स्टोरी। पाकिस्तान के लोग निकलते हैं, भारत में मौत का नंगा नाच करते इस्लाम के नाम पे। किर्गिस्तान के लोग आते हैं, वो रशिया में मौत का नंगा नाच करते हैं इस्लाम के नाम पे। दोनों कंट्रीज के बिहेवियरल पैटर्न को आप जो है वो कीजिए। समोसा चॉकलेट खा लो। हाँ, देख रही हैं वो हमारे इसको देख रही हैं, वो बाद में फोन पे गाली देंगी, तुम हिंदुओं को मुसलमानों को बोलते हो। नहीं, देखो, आरजू जी जो है वो भी से मैं बहुत प्रेम है, मैं सिर्फ डॉक्ट्रिनल बात करता, मैं किसी को उसके धर्म से नहीं मानता हूँ। मैं डॉक्ट्रिनल। आरजू जी जैसी लेडी भगवान करे पाकिस्तान को 100 मिले, आरजू जी मॉडल है, रोल मॉडल है भाई। वो बहादुरी का, वो महिला वहां बैठ करके वो बातें बोलती हैं, हम जैसे लोगों की हिम्मत नहीं होगी पाकिस्तान की सरजमीन पे बैठ के वो बातें कर दे। आदर्श है। और मैं ये बात कोई उनको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये बात मैं महसूस करता हूं। आरजू जी इज एन आयरन लेडी भाई। और किस लिए लोग ऐसे कोई खास पैसे कोई नहीं कमा रहा है कि अरबों खरबों में हो जा रहा है। अरे भाई, इनके व्यूज चला करके तो इंडिया वाले यूट्यूब चैनल भी तो कमा रहे हैं। इनके व्यूज वापस, उनके दिल में दुख है, उनके दिल में दुख है कि ये मेरा कंट्री कहाँ जा, क्योंकि उन्होंने यूरोप भी देखा है, उन्होंने दुबई भी देखा है, उन्होंने ये देखा भारत की बिटिया है, वो अपनी जड़ों को पहचान गई है, तो उनको दुख लगता है। वो हमसे उतना ही प्यार करती है जितना पाकिस्तान से प्यार करती है, समझ गया। लेकिन मेरी इस बात पे ध्यान दीजिए, मैं इसको खत्म करना चाहूंगा। दो कंट्रीज का रिएक्शन देखिए। पाकिस्तान ने भेजा अजमल कसाब, किर्गिस्तान ने भेजा वो दोनों को। इंडिया ने कहा कि भैया देख लो क्या करो करने, हमने नहीं किया, अजमल कसाब तुम्हारा था, तुम थे, ये थे। हमारे यहाँ के भी चचा आ गए और बोले कि नहीं, अजमल कसाब आरएसएस का आदमी था। ठीक है ना? अब सुनिए, किर्गिस्तान ने क्या किया? किर्गिस्तान ने बुर्का बैन कर दिया, ईद सेलिब्रेशन बैन कर दी। उन्होंने कहा अपने कपड़े पहनो, लॉ लगा करके उन्होंने ये बैन कर दिया। ये दोनों कंट्री के अप्रोच का अंतर है। आप पढ़ सकते हैं, अगर नहीं हो तो दर्शकों को दिखा दीजिए आप ये बात। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो मुझे पता है, आगे बोलिए, कंटिन्यू। तो इसलिए देखिए, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं, हम अब देखिए, हम कह रहे इस्लाम कहीं जाने वाला नहीं है, या हम जानते हैं इस्लाम किस फॉर्म में रहेगा। क्या जेनिफर लोपेज का डांस और काबा पे उसका रिफ्लेक्शन उस फॉर्म में रहेगा? मैं नहीं कर रहा हूं, एमबीए साहब कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान को खिराजे तहसीम है, द मैन इज हीरो ऑफ माइन। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, हीरो है मेरे भाई। मोहम्मद बिन सलमान लाखों लोगों के हीरो हैं, इसमें कोई शक नहीं, लाखों लोगों के हीरो है। उन्होंने जो काम किया है
वो भी सऊदी में। आप ये सोचो ना कि वो आदमी पाकिस्तान में हीरो क्या है, हो रहा रिवॉल्यूशनरी है मोहम्मद बिन सलमान। उसने हम्म। चेंज कर देना इंडिया है में इस्लाम के तरीके को। इंडिया में बुर्के के सपोर्ट में जितने लोग आते हैं उस आदमी ने वहां पे जेनिफर इंडिया लोपेज वाले इन तो वो कपड़ों मैंने कहा ना, इंडिया का मुसलमान बदल जाता अगर कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट नहीं होते तो। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मैं फिर कह रहा हूं, इंडिया का मुसलमान दोषी नहीं है। वो समझता है, उसके उसके वो उसके जो लीडर्स हैं, आलिम उलेमा, वो पढ़े हुए इस्लाम को समझते हैं, लेकिन उनका यूज किया इन मार्क्सिस्टों ने भारत से, भारत को खत्म करने के लिए। और अब समय आ गया है जब दुनिया वापस से अपनी मिट्टी से जुड़ना चाह रही है। आज हम और आप प्राउडली कहते हैं कि वी आर प्राउड इंडियन, प्राउड सनातनी, प्राउड वैदिक पीपल। हमको संविधान इसलिए मिला कि हम अपनी जीवन शैली को अपने हिसाब से चला सके, इसलिए नहीं मिला कि हम किसी और को जो है यहाँ पे इस्लाम वो क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे अपना रिलीजियस वो करने की शुरू करें। मार्क्सिस्टों ने इस देश को बर्बाद किया है। मुसलमान जो थे उन्होंने अपना हिस्सा ले लिया, उसके बाद यहाँ के मुसलमान तैयार होने को, बदलने को तैयार थे, लेकिन आपने उनको वक्फ एक्ट देना शुरू कर दिया, आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनवा दिए, आपने उनको बर्बाद किया। राइट। अच्छा, ये भी बोल रहे हैं परफेक्ट रिएक्शन ये तो वाले अपने अपने वो है क्या नाम है मुजफ्फर भाई, मुजफ्फर भाई चलिए मुजफ्फर वो भाई कह को रहे हैं हम कि लिंक भेजते हैं, उनको अपने चैनल पे बुलाते हैं, आपको, मुजफ्फर भाई को, सबको। हाँ, वीपीएन को हराम डिक्लेयर करके बैन किया जाए। वो ये वीपीएन क्या, वीपीएन के साथ क्या प्रॉब्लम भाई? ऐसा क्या है वीपीएन में? वेरी पुअर, वीपीएन का पूरा नाम है कि वेरी पुअर, वेरी पाकिस्तानी नेटवर्क। अच्छा चले ठीक है, डन। थैंक्स अ लॉट अभिषेक मिश्रा जी फॉर ज्वाइनिंग। कितने लोग थे? अभी भी 360 लोग हमारे साथ हैं। आप सभी को प्रणाम है, मेरे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और रोहित दादा को लाइक अभिषेक और मिश्रा सब्सक्राइब कीजिए। या थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय। जय हिंद नहीं बोला कीजिए बाबा, जय माँ भारती। जय माँ भारती।